इंडिया के मुसलमानों के ऊपर आई लव मोहम्मद कहने पर योगी बहुत बड़ा एक्शन ले रहा है। योगी उस टकले को मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि सुन बे टकले, मुसलमान इंडिया के एक बार आई लव मोहम्मद कह रहा है तो तू उसके ऊपर केस कर रहा है, एक्शन ले रहा है। मैं एक बार नहीं 1000 बार कहूँगा आई लव मोहम्मद। अगर तेरे अंदर दम है, तेरे अंदर पावर है ना, तो तू मेरे ऊपर कार्रवाई करके देख, क्योंकि हम श्रीलंका के रावण नहीं, करबला के हैदर है, समझे। अल्लाहू अकबर। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू इंडिया डेली ड्रामा एपिसोड 12, जहाँ पे हम बात करते हैं इंडिया में हो रहे डेली ड्रामा के बारे में। एंड टुडे वी आर डाइविंग डीप इनटू समथिंग दैट्स बीन ब्रिंग अक्रॉस इंडिया लाइक चाइना रोड साइड टपरी। आई लव मोहम्मद कैंपेन। आई एम टॉकिंग अबाउट आई लव मोहम्मद कैंपेन। बट वेट, बिफोर यू थिंक कि एक छोटा सा कैंपेन ही तो है, एक रिलीजियस कैंपेन ही तो है, लेट मी टेल यू गाइस, जब कोई चीज़ इतनी परफेक्टली कोऑर्डिनेटेड हो, परफेक्टली टाइम्ड हो कि दूसरे राइट्स के साथ, दूसरे प्रोटेस्ट के साथ अलाइन करे, वो भी एक साथ मल्टीपल स्टेट्स में। अगर आप सोशल मीडिया पे एक्टिव है तो आपने नोटिस किया होगा कि सडनली फ्रॉम कानपुर टू बरेली, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, यूपी, हर जगह सेम आइडेंटिकल बैनर्स, आइडेंटिकल स्लोगन्स, आइडेंटिकल रिस्पॉन्सेज। आपको क्या लगता है, कोइंसिडेंस है? आई थिंक नॉट। कोइंसिडेंस तब होता है जब धोनी का रिटायरमेंट आईपीएल के ऑक्शन के डे आ जाए, उसे बोलते हैं कोइंसिडेंस। बट दिस लुक्स लाइक समवन इज ट्राइंग टू प्ले चेस वाइल फिगरिंग आउट द रूल्स ऑफ लूडो। सो चलो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। सितंबर में सडनली ऐसा क्या हो गया कि मल्टीपल स्टेट्स में मल्टीपल प्रोटेस्ट होने लग जाते हैं। पहले कानपुर में ड्यूरिंग बरावफात सेलिब्रेशंस आई लव मोहम्मद के बैनर्स अपीयर करते हैं। नाउ लिसन केयरफुली, ये सारे बैनर्स कोई जस्ट रैंडमली लगे नहीं थे। प्रोफेशनल प्रिंटिंग, कोऑर्डिनेटेड प्लेसमेंट और सबसे इंपॉर्टेंट की स्ट्रेटेजिक लोकेशन, जहां से उनको ज़्यादा विजिबिलिटी और पोटेंशियल फ्रिक्शन मिल सके। और फिर विद इन 48 आवर्स 24 FIR होती हैं, लोग अरेस्ट होते हैं। बट हियर्स द इंटरेस्टिंग पार्ट, ये कैंपेन को खत्म करने या कम करने के बजाय ये कैंपेन अचानक से फैल जाता है। फ्रॉम कानपुर टू बरेली, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, यूपी, पूरे देश भर से लगभग 1300 लोग को अरेस्ट किया जाता है। 1300 लोग जस्ट फॉर आई लव मोहम्मद कैंपेन। ऐसा क्या हो गया? जस्ट इमेजिन द कोऑर्डिनेशन रिक्वायर्ड। और सबसे ज़्यादा स्पाइसी तो यहाँ पे होता है कि साइमल्टेनियसली सोनम वांगचुक लद्दाख में प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं, उत्तराखंड में स्टूडेंट रोड पे आ जाते हैं, ऑब्वियसली जॉब्स के लिए। पर वहाँ पे जॉब्स की बातें नहीं हो रही, वहाँ पे ऐसी बातें हो रही है कि हमारे लिए धर्म सर्वोपरि नहीं है, मतलब हिंदू धर्म सर्वोपरि नहीं है, हमारे लिए सारे धर्म सर्वोपरि है। और अगर उन्हें धर्म के नाम पे बेवकूफ़ बनाया जाएगा तो वो नेपाल जैसा हालत कर देंगे। गांव में भगवा घुसने ही ना दिया जाए। इनको बोले झंडा हमारे हाथ में दो और भगवा अपने हाथ में वापस लेके जाओ, क्योंकि हमारे संविधान में हमें सिखाया है कि सिर्फ हिंदू धर्म सर्वोपरि नहीं है, भारत के समस्त धर्म सर्वोपरि है। हम हिंदू धर्म के नाम पे बेवकूफ नहीं बनने वाले। और खैर, नेपाल में तो हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू भी कर लिया गया था मिनिस्टर्स को, लेकिन उत्तराखंड में वो ये भी नहीं कर पाएंगे, ऐसी धमकियां दे रहे हैं। जिस दिन युवाओं ने अगर नेपाल जैसी हालत कर दी ना और उत्तराखंड में मौसम खराब रहा तो इन्हें लेने के लिए तो हेलीकॉप्टर भी नहीं आएंगे सर, ये तो यही मरेंगे। फिर जैसे बांग्लादेश में, नेपाल में ये हुआ ना, उनको हेलीकॉप्टर के द्वारा उठाया गया नेताओं को। यहाँ पे तुम दुआ करेंगे उस दिन उत्तराखंड का मौसम इतना खराब रहे कि जिंदा जलाया जाए। सो वी आर सीइंग द पैटर्न दैट टीम कोऑर्डिनेशन। आपको ऐसा नहीं लग रहा जैसे किसी ने एक प्रोटेस्ट कॉम्बो मील ऑफर कर दिया हो कि हम मेन कोर्स में रिलीजियस पोलराइजेशन करेंगे, साइड डिश में रीजनल ऑटोनॉमी के जो इश्यूज होंगे उन्हें उठाएंगे, और डेजर्ट में, लद्दाख के डेजर्ट में प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर देंगे। तो गाइस, यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट लेते हैं नेपाल का। वहाँ पे हुए जंजी प्रोटेस्ट का, हमने वहाँ पे भी सिमिलर पैटर्न ही देखा था। सोशल मीडिया से स्टार्ट होता है और रोड पे खत्म होता है। विद इन अ वीक गवर्नमेंट कोलैप्स कर जाती है। नेपाल में सबसे पहले क्या हुआ था, गवर्नमेंट ने सोशल मीडिया ऐप्स को बैन कर दिया था। वहाँ पर जो छोटे छोटे कैंपेन्स चल रहे थे अगेंस्ट गवर्नमेंट, और जब सोशल मीडिया बैन हो जाता है तो वो अपनी बात को रख नहीं पाते और फिर वो रोड पे आ जाते हैं। और फिर आपने देखा कि विद इन अ वीक कितना क्या हो गया। तो इंडिया की प्लेबुक भी ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है। दे विल स्टार्ट विद द लेजिटिमेट ग्रीवांस, दे विल यूज द सोशल मीडिया फॉर रैपिड मोबिलाइजेशन। एट द सेम टाइम दे विल क्रिएट मल्टीपल प्रेशर पॉइंट्स, लद्दाख, उत्तराखंड, गुजरात, महाराष्ट्र, यूपी। और जब अथॉरिटी रिस्पॉन्ड करती है तो क्राई परसिक्यूशन। इससे क्या होगा कि इससे इंटरनेशनल सिंपैथी बिल्डअप होगी, और क्योंकि यहाँ पे इस्लाम का मामला है तो इसको इंटरनेशनलाइज किया जाएगा, एंड देन ड्रामेटिकली सिस्टम ओवरवेल्म हो जाएगा और फिर चेकमेट। सबसे फैसिनेटिंग बात है कि नेपाल में गेमिंग ऐप्स को यूज़ किया गया फॉर क्रिएटिंग प्रोटेस्ट, फॉर चूजिंग द इंटरिम पीएम। मतलब टेक्नोलॉजी का यूज़ कितना सोफिस्टिकेटेड तरीके से किया जा रहा है ऐसे प्रोटेस्ट को ऑर्गेनाइज करने के लिए। यार, नेपाल में पीएम सिलेक्ट किए जा रहे हैं गेमिंग ऐप के थ्रू, और हम अभी स्टिल व्हाट्सएप से हम गुड मॉर्निंग के मैसेजेस फॉरवर्ड कर रहे हैं। निकलो विकलो यार, कुछ करो, दंगे फसाद करो। तो मैं ऐसा पैटर्न की बात क्यों कर रहा हूँ कि सेम पैटर्न इंडिया में भी हो सकता है। मतलब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ कि छोटे मोटे कैंपेन्स हो सकते हैं, कल को एक बड़े कैंपेन्स बन जाएं।
तो लेट्स डाइव इनटू हिस्ट्री। छोटे छोटे कैंपेन, छोटे छोटे रिलीजियस प्रोसेशंस जो कि बाद में एक प्रोटेस्ट फ्लैश पॉइंट में कन्वर्ट हो जाते हैं। 1980 में रथ यात्रा, 1990s में इवन वेरियस कैंपेन, सेम पैटर्न। 1983 में मीनाक्षीपुरम कन्वर्जन्स जो कि बाद में एकतमत यज्ञ यात्रा में बदल जाता है और जो कि कारण बनता है मल्टीपल राइट्स का। 1992 अयोध्या कैंपेन, आपको तो पता ही होगा वहाँ पे क्या हुआ था। सिस्टमेटिक यात्रा अक्रॉस स्टेट, कोऑर्डिनेटेड मैसेजिंग। लेकिन तब के कैंपेन में और अब के कैंपेन में बहुत डिफरेंस है। तब ऐसा क्या था, तब फिजिकल कोऑर्डिनेशन होती थी। किसी भी प्रोटेस्ट को प्लान करने में महीनों लग जाते थे। व्हीकल्स, पैम्फलेट, वर्ड्स ऑफ माउथ। एंड नाउ इट्स डिजिटल, टेक्नोलॉजी यूज, इंस्टेंटेनियस एंड द ग्लोबल रीच। अब आप टेक्नोलॉजी का यूज़ करो, अब आपको क्या चाहिए, अब आपको वाईफाई चाहिए और एक ट्रेंडिंग हैशटैग, बस बात खत्म। और सबसे कंसर्निंग बात यहाँ पे क्या है, द स्ट्रैटेजी जैसे ये इवॉल्व हो रही है। इट नॉट जस्ट अबाउट द इमीडिएट वायलेंस रिस्पॉन्स एनीमोर, इट्स अबाउट क्रिएटिंग सस्टेनेबल टेंशन, कीपिंग सोसाइटी ऑन एज। देखो मैं छोटी सी बात बताता हूँ कि आई लव मोहम्मद में कोई बुराई नहीं है। अपने भगवान से, अपने जो भी आप जिनको भी पूछते हो उनसे आपको जो भी बात करनी है आप करो, मतलब आप उनको जिस तरीके से पूछना चाहते हो आप पूछो। पर बात यहाँ तब आती है ना कि जब ये छोटा कैंपेन, जब ये छोटे कैंपेन्स, अगर ये अननेसेसरी कैंपेन अलाउ किए गए तो ये देश भर में फैलते जाएंगे और हमें नहीं पता कि कल को ये शाहीन बाग या में कन्वर्ट हो जाए। और अगर गवर्नमेंट या अथॉरिटी रिस्पॉन्स करती है, जैसे कि बरेली में भी किया गया, तो इसे और बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाएगा, बढ़ा चढ़ाकर इसे कोऑर्डिनेट किया जाएगा और पूरे देश भर में कुछ ना कुछ हलचल होने लग जाएगी। तो यहाँ पे अथॉरिटीज के माथे पर पसीना छूट रहा होगा। वो ना कुछ कर सकते हैं ना वो चुप बैठ सकते हैं। खैर हिंदू के कैंपेन्स इतने उग्र वाले नहीं होते, वो छोटे छोटे होते हैं और खत्म हो जाते हैं। अपना जो उनका एजेंडा होता है वो करने के बाद खत्म हो जाते हैं। पर जब इस्लाम की बात आती है तो छोटी से छोटी चीज को इंटरनेशनलाइज किया जाता है। सो इट्स अबाउट क्रिएटिंग सस्टेनेबल टेंशन। थिंक अबाउट इट, आफ्टर एवरी सच इंसिडेंट बोथ द कम्युनिटीज, particularly Hindu and Muslim, become more insular, more suspicious. I love मोहम्मद के अगेंस्ट I love राम, I love महादेव ऐसे कैंपेन्स भी स्टार्ट हो रहे हैं, जबकि I love मोहम्मद का कोई हिस्टोरिकल बैकग्राउंड नहीं है। ये अननेसेसरी इसे क्रिएट किया गया है सो दैट सोसाइटी एक एज पे रहे, सोसाइटी में हमेशा टेंशन बनी रहे। और इन सब चीज़ों से सोसाइटी इवन पोलराइज हो जाती है बिना किसी राइट्स के। मैं क्यों कह रहा हूँ कि ऐसे छोटे मोटे कैंपेन्स कल को एक बहुत बड़े राइट में बदल सकते हैं। डेटा भी यही कहता है, रिसर्चर्स बोलते हैं, रिसर्च शो करती है कि लगभग 1100 के आसपास 2024 में जो भी हेट स्पीच दिए गए हैं उनमें से लगभग 9 से 90 वो ट्रैक बैक टू सोशल मीडिया ओरिजिन, मतलब उसे सोशल मीडिया से स्टार्ट किया गया है। फेसबुक पे अलोन 500 के आसपास ऐसी हेट स्पीच की वीडियोज़, यूट्यूब पर भी लगभग 200 के आसपास हेट स्पीच दिए गए थे, मतलब ऐसी वीडियोज़ बनाई गई थी। और सिर्फ मैं 2024 की बात कर रहा हूँ। And collectively these platforms have become the weapon of mass destruction. आपको पता है आई लव मोहम्मद कैंपेन का सबसे क्लेवर पार्ट क्या है? सरफेस पे ये इतना इनोसेंट दिखता है। व्हाट्स रॉन्ग विद द एक्सप्रेसिंग लव फॉर प्रॉफिट? ये एक परफेक्ट डिफेंस मैकेनिज्म है। अब कोई प्रोटेस्टर आके बोलेगा अरे भाई हम तो सिर्फ अपने प्रॉफिट से प्यार को एक्सप्रेस कर रहे हैं, मतलब प्यार दिखा रहे हैं, इसमें क्या गलत है? जो कि सही बात है, इसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन अंडरनीथ द स्ट्रैटेजी, प्लेसमेंट, टाइमिंग, कोऑर्डिनेशन सजेस्ट कुछ तो ऐसा करने की कोशिश की जा रही है जो हम समझ नहीं पा रहे हैं। और ये क्लासिक एग्जांपल है यूजिंग रिलीजन एज अ पॉलिटिकल टूल। ये कुछ ऐसा हो गया ना कि भारत के टुकड़े टुकड़े करने का एडवाइस दे दो और बाद में बोलो आई एम जस्ट सेइंग, जस्ट एक्सप्रेसिंग रिलीजियस डिवोशन ब्रो। अब मैं यहाँ पे आपसे $1 मिलियन क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि क्या हम या हमारी मिलिट्री या हमारी इंटेलिजेंस यूनिट इस तरह के फॉर्म ऑफ वॉरफेयर के लिए रेडी है? देखो यहाँ पे किसी से छुपा नहीं है कि इस्लाम में कितना एग्रेशन है। अगर उन्हें कंट्री और उनके रिलीजन के बीच में चुनने को बोला जाए तो अपने रिलीजन को चुनते हैं। तो हमें ये ओपनली एडमिट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि यहाँ से प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो हमें भी उस चीज़ के लिए रेडी रहना चाहिए। ट्रेडिशनल इंटेलिजेंस वर्क ऑन फिजिकल मीटिंग्स, पेपर्स, financial trails, financial transaction. But how do you track a movement that spread through memes, laughs, hashtags and encrypted messages? So the challenge is massive. By the time जब अथॉरिटीज इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर पाएगी, हो सकता है तब तक बहुत लेट हो चुकी हो, तब तक डैमेज डन हो सकता है। 1300 लोग पकड़े जाते हैं अक्रॉस इंडिया विद इन अ वीक। क्या आप इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं कि ये कैसे कोऑर्डिनेट किया गया होगा अक्रॉस इंडिया? इंडिया में हर 40-50 किलोमीटर के बाद भाषा चेंज होने लग जाती है, उस लैंग्वेज की स्लैंग आने लग जाती है। हर 100 किलोमीटर पे कल्चर चेंज होने स्टार्ट हो जाता है। तो आपको ऐसा कैसा लगता है कि जो कैंपेन छोटे से बरेली या कानपुर में स्टार्ट हुआ अक्रॉस इंडिया फैल गया विद इन अ वीक और उसमें 1300 लोग पकड़ा गए? सोचने वाली बात है। तो इसमें इतना स्कैरी क्या है? तो सबसे ज़्यादा इसमें स्कैरी ये है कि द पॉसिबिलिटी दैट दिस इज़ कम्प्लीटली ऑर्गेनिक एंड आवर सोसाइटी इज सो पोलराइज्ड that such coordination happen naturally and let's not forget about the international angle. ऐसे मूवमेंट कोई आइसोलेशन में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। फॉरेन फंडिंग, डायस्पोरा इन्वॉल्वमेंट, सोशल मीडिया, एम्प्लीफिकेशन फ्रॉम अब्रॉड। नेपाल के प्रोटेस्ट में भी सेम पैटर्न था, उसको भी इंटरनेशनली ही ऑब्जर्व किया गया। श्रीलंका के अपराइजिंग में भी सेम पैटर्न था, छोटे से स्टार्ट हुआ और उसे काफ़ी ग्लोबल सपोर्ट भी मिला गवर्नमेंट चेंज करने के लिए। और बांग्लादेश में भी मूवमेंट स्टूडेंट मूवमेंट के नाम पे स्टार्ट हुआ था और उसे बाद में वर्ल्ड वाइड सिंपैथी भी मिलती है। पैटर्न
सेम। तो क्वेश्चन ये नहीं है कि ये लोग क्यों कर रहे हैं, क्वेश्चन ये है कि हम रेडी हैं कि नहीं, हम ऐसे इन्फ्लुएंस, ऐसे वॉरफेयर के लिए रेडी हैं कि नहीं। आर वी रियली रेडी, आर वी रियली प्रिपेयर टू आइडेंटिफाई एंड एक्सपोज देम, काउंटर देम। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, आपका क्या मानना है? हो सकता है ये मेरा इस टॉपिक पे मेरा खुद का ये निजी मामला हो, मतलब निजी मानना हो सकता है। आपको क्या लगता है, आप क्या सोचते हो इस पूरे एनालिसिस या इस पूरे टॉपिक के बारे में? जब बहुत कम समय में कोई कैंपेन इतनी तेज़ी से फैल जाए तो उसे सरफेस पे इनोसेंट मान ही नहीं सकते हैं, तो उसे सरफेस पे इनोसेंट माना ही नहीं जा सकता। तो आपकी जो भी राय हो आप कमेंट्स में लिखिए, मैं जानना चाहूँगा कि आप क्या सोचते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में इंडिया में हो रहे अगले ड्रामा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।